सभी साथियों को नमस्कार। तो कैसे हो बच्चों? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी और उसी के आगे आज एक नया लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट में जो मैं कल आपको पढ़ा के गया था, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, एफएसओ में एक क्वेश्चन आने की वहाँ से संभावना है। 100% गारंटी है कि वहाँ से अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन आए तो वहीं से बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, कल वाला एक बार देख लें कि थोड़ा सा क्या पढ़ाया गया था। इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। सीधी बात कहूँ तो मैं कहूँगा कि इंटरनल फैक्टर और आउटर फैक्टर यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वही हमने पढ़े थे। जैसे कि मैंने एक बात किया कि पीएच, उस फूड की पीएच क्या है वो जाना। उसके बाद में मैंने कहा AW यानी कि नमी है, जल की उपस्थिति या उपलब्धता, या फिर कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट है। AW ध्यान रखें, AW प्योर वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, वो मैक्सिमम 1 है। कितना है? 1 है। उसके बाद में मैंने बात किया था रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में, और उसमें खास बात थी कि कौन सा बैक्टीरिया एरोबिक और कौन सा बैक्टीरिया एनएरोबिक है। एनएरोबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। ठीक है, और एरोबिक बैक्टीरिया बेसिलस जो रोड शेप है, और स्यूडोमोनास के बारे में ध्यान रखना है। और एक और मैंने आपको बताया था, वो था ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा तो सोल्यूट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखें। एक बात ये भी ध्यान रखें, अगर AW ज़्यादा यानी कि नमी की मात्रा ज़्यादा भोजन में, तो फूड पर माइक्रोब्स का अटैक भी ज़्यादा और फूड जल्दी खराब होगा। आज एक नई हेडिंग है। हेडिंग आपके सामने पीछे की ओर दिख रही है। क्या हेडिंग है? ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है कि रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है? तो सूक्ष्म जीवों की भूमिका, सूक्ष्म जीवों की भूमिका की बात करेंगे कि इनकी क्या भूमिका है फूड में। ठीक है, सीधी बात कहूँ तो मैं कहूँगा, देखो बैड इफेक्ट भी होते हैं, देखो सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। मैंने कहा ये फूड स्पोलिएज है। फूड स्पोलिएज मतलब भोजन का खराब होना, भोजन का खराब होना, ये फूड स्पोलिएज है, भोजन का खराब होना। दूसरा क्या हो सकता है कि वही फूड को बना सकता है ना, फूड प्रोडक्शन यानी कि भोजन का उत्पादन, भोजन का उत्पादन है, भोजन का उत्पादन है। ठीक है, 2 है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भूमिका भोजन को बनाने में भी है और भोजन को खराब करने में भी है। ठीक है, आगे नई हेडिंग है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में, भोजन के उत्पादन में, यानी कि भोजन उत्पादन में, भोजन उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका है। सूक्ष्म जीवों की भूमिका, क्या भूमिका है? ठीक है, मैंने कहा प्रिजर्व द फूड, भोजन को संग्रहित करने में, एक तो है भोजन को संग्रहित करने में है। ठीक है, और दूसरा मैंने कहा कि जनरेट डिस्टिंक्टिव न्यू फूड प्रोडक्शन, यानी कि नए फूड को अलग करने के में हो सकती है। नए भोजन के उत्पादन को अलग करने में। ठीक है, ये हो सकते हैं। तो हमारी मेन हेडिंग है, ये वो हेडिंग है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रोडक्शन, यानी कि भोजन उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है। वेरी सिंपल पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला मैंने कहा यीस्ट है। क्या है? यीस्ट, यानी कि फूड प्रोडक्शन में यीस्ट की भूमिका की बात कर रहे हैं। भोजन उत्पादन में, हिंदी वालों ध्यान देना थोड़ा सा, भोजन उत्पादन में यीस्ट की भूमिका की बात करेंगे। यीस्ट की क्या भूमिका है इसकी बात कर रहे हैं। पहला मैंने कहा कि बेकरी उत्पादन में, बेकरी यानी कि ब्रेड वगैरह बनाने में, बेकरी उत्पादन में, है ना, और उसमें यूज किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। किसका उपयोग किया जाता है?
सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस यीस्ट का प्रयोग एक तो मैंने कहा बियर बनाने में, और दूसरा मैंने कहा भाई ब्रेड बनाने में, बेकरी है ना, ब्रेड बनाने में। और ब्रेड को खराब करने वाली यानी कि ब्रेड पर ग्रो करने वाली फंजाई राइजोपस है, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है शर्करा, क्या लिखा हुआ है? शर्करा। शर्करा को किण्वन किया, शर्करा का किण्वन किया गया यीस्ट के थ्रू क्या किया गया? किण्वन किया गया। और जब किण्वन करते हैं तो CO2 उत्पन्न होती है, और यही CO2 बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अपने कहते हैं ना ब्रेड या डबल रोटी बोलते हैं, इसे डबल रोटी बोलते हैं। वो रेड देखो, जो ब्रेड है ना वो दानेदार होता है, वो दानेदार। यहाँ फिर इडली की बात करें, इडली भी स्पॉन्जी होती है यानी कि दानेदार होती है। वो दानेदार CO2 की वजह से होती है। अब वो CO2 किसने प्रोड्यूस की? इस यीस्ट ने प्रोड्यूस की, क्योंकि इसने क्या किया? उसका किण्वन किया है। ठीक है, ध्यान रखना। CO2 देखो, गिव गैस द पोर्स ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, यानी कि बेकरी प्रोडक्ट्स के जो पोर है वो किसके वजह से हुए? इस CO2 की वजह से हैं। इस CO2, ये CO2 किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? यीस्ट की वजह से हुई है। किसकी वजह से? यीस्ट की वजह से हुई है। तीसरा बोल रहा है कि ऑल्सो एड फ्लेवर बाय फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल है, और ये लिखा हुआ है एल्डिहाइड और एस्टर। क्या लिखा है? एस्टर लिखा है। सीधी सी बात बोलूं मैं कि कई बार ये जो फंगस है ना, रोक्यूफोर्ड फंगस आता है एक, वो क्या चीज में बढ़िया सी सुगंध फ्रेग्रेंस देता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो मैंने कहा टेस्ट तो देता ही है, साथ ही साथ ये जो सूक्ष्म जीव है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, सुगंध प्रोड्यूस करते हैं। जैसे रोक्यूफोर्ड बोला मैंने, क्या बोला? रोक्यूफोर्ड फंगस है, बढ़िया क्वालिटी का चीज आता है, पनीर आता है, यानी कि पनीर है, अच्छी सुगंध आती है बढ़िया वाली, वो रोक्यूफोर्ड की वजह से है। तो आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है कि भाई यीस्ट के प्रयोग हो गया। अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया की क्या भूमिका है। बैक्टीरिया इन फूड प्रोडक्शन, यानी कि भोजन उत्पादन में भोजन के उत्पादन में बैक्टीरिया है ना, जीवाणु, बैक्टीरिया की भूमिका की बात करेंगे कि इनकी क्या भूमिका है। ठीक है, पहला मैंने कहा फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क है ना, यहाँ मिल्क प्रोडक्ट्स है। मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दुग्ध उत्पाद के किण्वन में बैक्टीरिया, किण्वन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बैक्टीरिया है। जैसे एक तो मैंने कहा लैक्टोबैसिलस है, और कौन है? लैक्टोकोकस है। ये दो बैक्टीरिया है जो किण्वन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक का नाम लैक्टोबैसिलस और एक का नाम लैक्टोकोकस है। जिसके नाम में बेसिलस आए इसका मतलब उसकी शेप रोड शेप है, जिसके नाम में कोकस आए इसका मतलब वो गोलाकार बैक्टीरिया है। कौन सा है? गोलाकार बैक्टीरिया है। जैसे अब इंडियन डोसा है, डोसा नाम सुना होगा, इंडियन डोसा, ये तो हिंदी इंग्लिश सेम रहेगी है ना, रबरी है, फर्मेंटेड है। अब ये दोनों को कौन बनाता है, फर्मेंटेड करता है इनको? ये करता है ल्यूकोनास्टुक है ना, या फिर एक नाम और है मिजेंट्रोइड्स फेकेलिस। क्या बोला? फेकेलिस। ये बैक्टीरिया के नाम है, तगड़े नाम है अच्छे वाले, एक बार ध्यान से देख लेना, हिंदी में लिख देता हूं। ल्यूकोएस्टिक ल्यूकोएटॉक। ठीक है, एक बैक्टीरिया ये हो गया, और दूसरे का नाम है मिजेंटेरोइड्स, इसका नाम हो गया फेकेलिस। क्या बोलते हो? फेकेलिस, मिजेंटेरोइड्स फेकेलिस, और उसका नाम क्या है? ल्यूकोएटॉक। क्या बोलते हो? ल्यूकोएटॉक। ये दो बैक्टीरिया है जो इंडियन डोसा या रबरी फर्मेंटेशन में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखें सिर्फ और सिर्फ
कि जो फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स है उनमें लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकोकस बैक्टीरिया यूज किया जाता है। ठीक है, इंडियन डोसा बैक्टीरिया यूज किया जाएगा और रबरी फर्मेंटेड में भी बैक्टीरिया यूज किया जाएगा। एक अब ये नाम लिखा है, अब ये हटाने का, यहाँ पर लिखा गया है प्रोबायोटिक्स। क्या लिखा है? प्रोबायोटिक्स। ये लिखा गया है प्रोबायोटिक्स। ठीक है, प्रोबायोटिक्स। अब मैंने कहा प्रोबायोटिक्स है, इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? एक तो मैंने कहा इसमें इकोलाई प्रेजेंट होता है ना, इकोलाई है, और दूसरा मैंने कहा लैक्टोबैसिलस है। प्रोबायोटिक्स का मतलब क्या है? एक लिखा मैंने प्रोबायोटिक्स, इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था क्रॉस कंटामिनेशन, एक क्रॉस कंटामिनेशन बताया था मैंने आपको। क्रॉस कंटामिनेशन का मतलब कि एक दूषित चीज से दूसरी चीज भी दूषित हो जाए, वो क्रॉस कंटामिनेशन है। और आज लिखा है प्रोबायोटिक्स, इसका मतलब क्या है? हमारे लिए जो लाभदायक है, हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया के लिए टर्म यूज हुई है। जैसे कि एक तो मैंने कहा इकोलाई बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट है ह्यूमन गट में। ये इकोलाई कहां पाया जाता है? यह मनुष्य की आहार नाल में उपस्थित है ना, हमारी आहार नाल में उपस्थित है और हमारे लिए क्या है? ये लाभदायक है। ठीक, और लैक्टोबैसिलस भी लाभदायक है हमारे लिए। ये कहाँ पाया जाता है? दही में उपस्थित, दही में पाया जाता है। अब बताओ, दही में पाया जाता है तो हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। आपको पता है क्या, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही में विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ा देते हैं। विटामिन B12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार देखा होगा आपको ने कि जो विटामिन के कैप्सूल वगैरह आते हैं उनमें भी विटामिन चेक किया जाता है, और खास करके वो चेक किया जाता है विटामिन B12 को चेक किया जाता है, यही सबसे महंगा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रोबायोटिक्स हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया के लिए टर्म यूज हुआ है। हमारी आंत में, हमारी गट में भी इकोलाई पाया जाता है और दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे लिए लाभदायक है। आगे देखिएगा, आज का टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है, अब देखिएगा, मोल्ड्स इन फूड की बात कर रहे हैं। फूड में मोल्ड की भूमिका, भोजन में मोल्ड की भूमिका, इनकी क्या भूमिका है? पहला लिखा है चीज। क्या लिखा है? चीज, यानी कि पनीर में है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, है ना, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। ये क्या है बच्चों? ये कवक है। ये क्या है? कवक है। चीज बनाने में इसका भी प्रयोग होता है। दूसरा लिखा है पेनिसिलियम कम्बेर्टी, है ना, कम्बेर्टी, ये लो कम्बेर्टी लिखा है, पेनिसिलियम कम्बेर्टी है ना। अब देखो, ये जो बैक्टीरिया है, ये सॉरी फंगस है, ये फंगस प्रोड्यूस करते हैं मायोटॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मायोटॉक्सिन। कितने डिग्री पर? 25 डिग्री टेम्परेचर पर। यानी कि ये फूड को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी और पेनिसिलियम कम्बेर्टी कवक है, ये हमारी चीज को खराब भी कर सकते हैं। किस टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो ये ध्यान रखना, दोनों फंगस ये मायोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? मायोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी और पेनिसिलियम कम्बेर्टी है, ये 25 डिग्री टेम्परेचर पर क्या मायोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा आगे चलिएगा, है ना। अब ये देखो, ये आपके लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, आप फोकस करें सोया सोर्स पे, सोया सोर्स पे फोकस कीजिएगा। अब देखो, सोया सोर्स है, सोया सोर्स सोयाबीन से प्राप्त होता है। 1 किलो सोयाबीन से 5 से 6 किलोग्राम सोया मिल्क प्राप्त किया जा सकता है। अब एक नाम लिखा है एस्परजिलस है, इसमें किसकी भूमिका है? एस्परजिलस। एक नाम सुना होगा आपने, एस्परजिलस, एस्परजिलस, एस्परजिलस कवक है। ये पता है मूंगफली में
खारेपन के लिए जिम्मेदार है। और ये क्या रिलीज करता है बच्चों? ये रिलीज करता है अफ्लाटॉक्सिन्स, स्रावित करता है, और जिससे हमें मूंगफली खारी खारी लगती है। तो याद रखें, आज के बाद हम मूंगफली खा रहे हैं और एक बीच में मूंगफली बिल्कुल कड़वी मूंगफली आती है, बहुत खारी लगती है। वो मूंगफली किसकी वजह से खारी है? वो एस्परजिलस की वजह से है, क्योंकि उसने क्या रिलीज कर दिया? अफ्लाटॉक्सिन। क्या रिलीज कर दिया? अफ्लाटॉक्सिन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जिसका नाम है एस्परजिलस ओराइजी। क्या नाम है? एस्परजिलस ओराइजी। इसको और क्या कहते हो? कोजी फंजाई। क्या बोलते हो? कोजी फंजाई है, इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोजी फंजाई का यूज कहाँ पे होता है? सोया सॉस में। ठीक है, सोया सॉस है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फंगस कौन सी है? एस्परजिलस ओराइजी, जिसे क्या बोलते हो? कोजी फंजाई भी कहते हैं। कोजी फंजाई। कौन सी फंजाई होगी? कोजी फंजाई। कवक, कोजी फंगस हो गई। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे फिर पूछा गया है कि एग शेल है। एग शेल समझते हो? अंडे का कवच। अंडे का कवच है, एग शेल बोलते हैं उसे। क्या बोलते हो? एग शेल, अंडे का कवच है। ये एग शेल के बारे में बात लिख रहा हूं यहां पे। अंडे का कवच है, अंडे का कवच है। इसके अंदर विटामिन B7 की कमी पाई जाती है। यानी कि जो अंडे का कवच है, अंडे का कवच है, उसके अंदर विटामिन B7 यानी कि बायोटीन एब्सेंट है। ऐसे ही आपको सारे विटामिनों के नाम याद होने चाहिए। विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन विटामिन है, यानी कि विटामिन A रेटिनोल सभी जानते हैं। B1 थायमिन है, B2 राइबोफ्लेविन है, विटामिन C स्कर्वी रोग होता है ना, विटामिन C की वजह से, है ना, तो एस्कॉर्बिक बोलते हैं, कैल्सीफ्रोल डी को बोलते हैं, है ना, ई को टेकोफ्रोल बोलते हैं। ऐसे आपको सारे विटामिनों के नाम याद होने चाहिए। फाइलोक्विनोन बताओ कौन से विटामिन को कहते हैं? फाइलोक्विनोन, हाँ, फाइलोक्विनोन विटामिन के को बोलते हैं। विटामिन के हेल्प करता है रक्त स्कंदन में, ठीक है, और मेटल करती है, कैल्शियम करती है। ये बात आप ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर है ना, उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा, एनिमल फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि अंडे का कवच है, उसमें विटामिन B7 यानी कि बायोटीन, ठीक है, बायोटीन क्या बोलते हैं? बायोटीन, बायोटिक नहीं, बायोटीन विटामिन नहीं पाया जाता है। अब देखो फ्रूट की पीएच क्या होती है, बताइए। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ वेजिटेबल्स की पीएच और फ्रूट की पीएच बता चुका हूँ। फ्रूट की पीएच होती है 4 से 5 के बीच में, यानी कि इसके ऊपर कौन ग्रो करेगा? फंजाई ग्रो करेगा। कौन करेगा प्यारे बच्चों? फंजाई ग्रो करेगा। ये बात ध्यान रखना कि भाई फ्रूट की पीएच 4 से 5 के बीच में होती है, इसलिए फ्रूट को सबसे ज़्यादा खराब करने के लिए जिम्मेदार है फंजाई। और जो वेजिटेबल्स हैं उनकी पीएच लगभग 6 से 7 के बीच में, तो मैंने कहा 6.5 होती है। वेजिटेबल्स को सबसे ज़्यादा खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। आप तो याद रखेंगे कोजी फंजाई एस्परजिलस ओराइजी सोया सोर्स में यूज होती है। अंडे के कवच में विटामिन B7 यानी कि बायोटीन एब्सेंट है। अब देखिएगा आगे वेजिटेबल्स लिखा हुआ है। वेजिटेबल्स की पीएच होती है लगभग 6.5। तो इन पर सबसे ज्यादा अटैक कौन करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा अटैक होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का अटैक होता है इन पर। अब देखो मिल्क है। अब कौन आ गया? मिल्क। मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है? मिल्क में शुगर पाई जाती है लैक्टोज। क्या पाई जाती है? लैक्टोज। और लैक्टोज किस में टूटता है? लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड। ये टूटेगा, एक तो टूटेगा ग्लूकोज और दूसरा टूटेगा गैलेक्टोज। अब ये बात बताओ, आपसे कोई पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर कौन है? मोनोसैकेराइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सब बोलेंगे सर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सब बोलेंगे। अरे ये गैलेक्टोज भी, ये भी क्या है? मोनोसैकेराइड है। ये भी क्या है प्यारे बच्चों? मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो सबको पता है,
परंतु गैलेक्टोज पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। ये भी क्या है? मोनोसैकेराइड है। ये भी क्या है? मोनोसैकेराइड है। अब मिल्क में देखो, मिल्क में रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन है? लैक्टोबैसिलस। सब जानते हैं लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। कोलीफॉर्म्स, क्या नाम है? कोलीफॉर्म्स। कोलीफॉर्म्स बैक्टीरिया है ना। प्रोट्यूस है, प्रोट्यूस बैक्टीरिया है। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है। ये सारे के सारे बैक्टीरिया फूड में रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखो, वो बैक्टीरिया जो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया का नाम बताओ जो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जो फूड में हम जो हीट यूज करते हैं उसके प्रति क्या है? रेजिस्टेंट है। हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है। कोकस का मतलब क्या होता है? गोलाकार। यानी कि इनकी शेप कैसी होती है? गोलाकार। कैसी होती है बच्चों? गोलाकार शेप होती है। ध्यान रख लोगे, इनकी शेप है वो गोलाकार होती है। क्या होती है? गोलाकार शेप होती है। आगे देखिएगा, सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। आज ये नई हेडिंग है। अब क्या ये नई हेडिंग है? जो मैंने आपको 10 हेडिंग्स बताई थी वो है ये टोटल की टोटल, ये वो है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ देखिएगा, सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड की बात करते हैं। नेचुरल सोर्स। अब नेचुरल सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? मैं कह दूं कि फ्रूट के साथ बैक्टीरिया आ सकता है, यानी कि सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं फूड में। मैंने कहा ये फूड है, इस फूड में कोई बैक्टीरिया कहाँ से आया? मेरा सवाल है आपसे, यार इस फूड के अंदर बैक्टीरिया कहाँ से आया? दो तरीके हो सकते हैं, एक तो नेचुरल हो सकता है और दूसरा किसी के थ्रू आ सकता है। नेचुरल है, नेचुरल मैंने कहा पानी के साथ आ गया, मिट्टी के साथ आ गया, एयर के साथ आ गया, नेचुरल बात है। प्लांट्स में था, प्लांट से फ्रूट में आ गया, फ्रूट हमारा फूड है कि नहीं है? तो मैंने कहा फ्रूट्स के साथ आ सकता है, वेजिटेबल्स के साथ आ सकता है, एनिमल बॉडी पार्ट्स के साथ आ सकता है। ये कैसे हो सकता है सर? मैंने कहा हम कोई किसी ने मुर्गा चेप दिया, खा गया, हो सकता है मुर्गा के अंदर कुछ हो, वो एक सबको ले डूबा, हो सकता है। कॉमन सेंस की बात है। प्लांट ओरिजिन में हो सकता है, मोल्ड हो सकता है, यीस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया, इन्हीं के द्वारा सबसे ज़्यादा रोग होती है। एनिमल ओरिजिन बैक्टीरिया और फंजाई हो सकता है। कॉमन सेंस की बात है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई नहीं पूछ, ना भी लिखो तो भी काम चलेगा। ठीक है, बस कॉमन सेंस की बात है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अब बोला कि एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो सकता है? हाँ, एयर के साथ आ गया, उड़ता उड़ता किसी का स्पोर आ गया, बिल्कुल सही बात है सर। मिट्टी में हो सकता है, बहुत सारे सीवेज के साथ आ सकते हैं। वाटर है, ह्यूमन के साथ आ सकता है, एक फूड से दूसरे फूड में फैल सकता है। इनग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ आ सकता है, हमने कोई इक्विपमेंट यूज़ किए उनके थ्रू फैल सकता है, पैकेज के थ्रू आ सकता है, या कोई इंसेक्ट के थ्रू भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है बच्चों, इनके थ्रू भी आ सकता है। क्लियर है बात? पक्की बात है। आगे देखिएगा, अब देखो, अब डस्ट पार्टिकल है, यानी कि एयर के थ्रू कौन आता है? तो मैंने कहा कि एयर के थ्रू बैक्टीरिया और फंजाई के स्पोर्स के थ्रू आते हैं। किसके थ्रू आते हैं? इनके एक जगह से दूसरी जगह स्पोर फैलते हैं। क्या फैलते हैं? स्पोर फैलते हैं। सेपरेट का मतलब फैलना होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जैसे मैंने कहा कि माइक्रोकोकाई है, माइक्रोकोकाई या फिर सार्सिना। क्या बोला? सार्सिना। माइक्रोकोकाई और सार्सिना है। सोइल, सोइल में कौन से? बहुत सारे मोल्ड पाए जाते हैं, यीस्ट भी सोइल में पाया जाता है। बैक्टीरियाज इंटर इनटू फूड फ्रॉम सोइल है, यानी कि बहुत सारे, हिंदी में सुनिएगा, बहुत सारे मोल्ड्स हैं, यीस्ट है, बैक्टीरिया भोजन में सोइल के थ्रू एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। सही बात है, इतना सा आप लिखिएगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है? आप लिखें। हाँ,